पाकिस्तान में चीख चीख कर खबरें पढ़ने का ट्रेंड आपने दिया? मैं ये इल्ज़ाम, हाँ, मैं इस जुर्म में बराबर की शरीक हूँ। ईद पे आपने हलीमा सुल्तान का गेटअप करके खबरें पढ़ डाली। किसी ने कहा ये गरीबों की हलीमा सुल्तान है, तो किसी ने कुछ कहा गरीबों की हलीमा सुल्तान या चाइना की या जापान की या कहीं की भी। जब आप समा में थी तो आप बार बार कहती थी कि समा बाजी ले गया। समा को मैंने वाकई बड़ी बाजियां दिलवाई हैं। सुना है एंकर पर्सन्स की सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं, क्या ये वाकई सच है? क्या आप भी लाखों में सैलरी लेती हैं? ये बात कोरोना आने से पहले बिल्कुल सच थी। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं महरोश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिप्सा। आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी न्यूज़ एंकर जो अपने मुनफरिद दबो लहजे और अपने मुनफरिद लिबास की वजह से मशहूर है। मेरे साथ मौजूद है नीलम असलम आपी। थैंक यू आपकी, आपने मुझे वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मैं तो काफ़ी अरसे से प्लान कर रही थी कि महरोश मुझे अपने शो में बुलाए और मैं आना चाहती थी, और मेरा ये ख्वाब था काफ़ी अरसे से। मैं मिलना चाहती थी ऐसी बच्ची से जो कि मेरे लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है, जिसने यूट्यूब में इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत। लोग यूट्यूब को सीरियस नहीं लेते बेटा, लोगों ने यूट्यूब को मजाक समझा है, लेकिन ऐसे में एक बच्ची हमारे लिए रोल मॉडल बन रही है कि ऐसे मेहनत की जाती है और ऐसे भी फेमस हुआ जा सकता है। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में चीख चीख कर खबरें पढ़ने का ट्रेंड आपने दिया या फिर आप ये इल्ज़ाम किसी और पर लगाना चाहेंगी? मैं ये इल्ज़ाम किसी और पर लगाना चाहूँगी, लेकिन हाँ, मैं इस जुर्म में बराबर की शरीक हूँ। लेकिन मैं अपने आप को पायनियर नहीं कह सकती। मेरे से पहले भी कुछ लोग चीखते थे, लेकिन शायद जिस एरा में या जिस टाइम पीरियड में मैंने बहुत चीखना शुरू किया था, वो टाइम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ा इम्पॉर्टेंट था। उसमें एक गवर्नमेंट को टफ टाइम मिल रहा था जो कि नून लीग की गवर्नमेंट थी, जिसमें पीटीआई जो तब्दीली अभी हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उसका बूम था, वो उस वक्त ऑपोजिशन में थी। उस वक्त कुछ हैपनिंग्स ऐसी हो रही थी, उस वक्त धरने हो रहे थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना था। तो उसमें चूँकि अब मुझे इतनी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ करना पड़ती थी, तो मैं कह सकती हूँ कि इस जुर्म में मैं बराबर की शरीक हूँ, मैं इसका पार्ट हूँ। मैं मानती हूँ ये गलती मुझसे हुई है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये भी समझती हूँ बेटा कि कहीं पे आपको अपनी पिच को ऊंचा करना भी पड़ता है। चीखना इज़ समथिंग एल्स, ऊंची पिच पे कोई भी न्यूज़ पढ़ना इज़ समथिंग एल्स। तो इस बारीक सी फाइन लाइन को समझना ज़रूरी है कि आपने चीखना नहीं है, आपकी पिच ऊंची होनी चाहिए। हाँ, वो कभी इतनी कोई एक्साइटिंग खबर आ जाती है, जैसे हमारे पिछले 5-6 साल में पॉलिटिकली बहुत सारी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं जिसमें अब मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं वो अगर नाअहल हो रहे हैं या उनके रिगार्डिंग कोई करप्शन स्कैंडल सामने आ रहा है, या इस तरह की इतनी सारी हैपनिंग्स आई कि उसमें बोलना पड़ा, थोड़ा सा ना चाहते हुए भी आपको एक माहौल बनाना पड़ा। वैसे एंकर चीख कर खबरें पढ़ते क्यों हैं? क्या ये न्यूज़ रूम की डिमांड होती है या फिर एंकर्स ऐसा खुद करते हैं? कुछ एंकर्स की अपनी आदत होती है, लेकिन मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मुझे सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़ा सा ऊंची पिच पे पढ़ने का शौक़ है। अदरवाइज़ जैसे ही कोई ट्रैजिक न्यूज़ आती है, कोई अफसोसनाक खबर आती है, या कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड खबर होती है, या कोई नॉर्मल खबर होती है, मेरी उसमें पिच डाउन हो जाती है। लेकिन ऐसा हुआ, एक मैं आपको अपना इंसिडेंट बता रही हूँ कि मैं एक चैनल में थी जहाँ पे ये चीखना और ये वो सब कुछ मैं कर रही थी, और उसकी वजह से फेम भी मुझे मिला। वहाँ पे एक ख़बर आई सानिहा मिना की, उसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। अब वो कुछ ऐसी इतनी अफसोसनाक खबर थी कि मतलब अभी हमें पता चला है कि 10 लोग शहीद हो गए हैं, अभी थोड़ी देर में हमें पता चला है कि 50 लोग शहीद हो गए हैं, और इसी तरह से जो डेथ टोल था वो बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में मुझे पीछे से कहा गया कि आप क्यों ये बहुत बड़ी खबर है और आप इसको क्यों इतने नॉर्मल टोन में पढ़ रही हैं। मुझे कहा गया कि आप अपनी पिच हाई करें, मुझे कहा गया कि आप चीखें, लेकिन मैंने नहीं बात मानी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी एक आदत ये है कि चाहे मुझे कोई बुरा समझे या उसकी वजह से मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो लाइफ में या चैनल में प्रॉब्लम्स हो, मैं वही करती हूँ जो मेरे दिल को अच्छी लगती है चीज़ या जिसको मैं सही समझती हूँ। मैंने हर चैनल में यही किया है। तो वहाँ मुझे बोला गया था, लेकिन मैंने नहीं किया। इसी तरह से लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी मुझसे पहले जो एंकर बैठी हुई थी वो काफ़ी चीख रही थी। उसके बाद इवनिंग में मैं आई, और जब मैंने टेक ओवर किया तो मुझसे वही चीज़ एक्सपेक्ट की गई। अब मैं उस वक्त कराची में थी और लाहौर कहीं पे भी ब्लास्ट होता
तो ब्लास्ट एक अच्छी खबर नहीं है। वो आप चीख चीख के लोगों को नहीं बता सकते कि इतने लोग उसमें शहीद हो गए हैं या ये हो गया। मेरी उसमें बिल्कुल जो टोन थी वो डाउन थी। मुझे उस वक्त भी कहा गया कि आप थोड़ा सा इसको ब्रेकिंग की फॉर्म में करें, लेकिन मैंने नहीं किया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि शुरू में हाँ, जब आप आते हो आप स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं होते हो, आप वीक होते हो। लेकिन जैसे ही मुझे समझ आया कि अब मैं स्टैंड लेने की पोजीशन में हूँ, तो मैंने हर जगह स्टैंड लिया कि मैं ये काम करूँगी, ये नहीं करूँगी, क्योंकि वो मैं समझती थी कि वो गलत है। ईद पे आपने हलीमा सुल्तान का गेटअप करके खबरें पढ़ डाली, जिसकी वजह से आपको बहुत तनकीद सहना पड़ी। किसी ने कहा ये गरीबों की हलीमा सुल्तान है, तो किसी ने कुछ कहा। क्या आप इस तनकीद को सुनकर अपसेट हुई? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। गरीबों की हलीमा सुल्तान या चाइना की या जापान की या कहीं की भी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इस सीज़न की, जरीलिस अर्तुगरुल। आपने, मुझे नहीं पता कि आपके पास इतना टाइम है या नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। मैं देखती हूँ। देखती हूँ, दैट्स ग्रेट। तो मुझे वो बहुत पसंद है, तो मुझे किसी भी तरह कंपैरिजन में उनसे लाया जाए तो मैं खुश थी। हाँ, लेकिन लोग समझते हैं कि अगर किसी को ये बोल दिया जाए गरीबों का शाहरुख खान या गरीबों की हलीमा सुल्तान, तो ये कोई गरीबों का, दैट मीन्स कि आप गरीबों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो गरीब कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये सोच बुरी चीज़ है किसी को कमतर या किसी को गरीब समझना। तो अगर मैं एक वर्किंग क्लास की हलीमा सुल्तान हूँ तो आई एम प्राउड अबाउट दैट। मुझे कोई इसमें बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा, मैंने अच्छे से उसको एंजॉय किया। कुछ लोग जो मुझे पता था कि वो पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं या उनका एजेंडा कुछ और है, तो उनको मैंने जवाब भी दे दिया था फिर अच्छा सा। एक एंकर के तौर पर आप हलीमा सुल्तान क्यों बनी थी? देखो माहरुश, हम जैसे कोई भी हमारा फेस्टिवल आता है ना, तो हम न्यूज़ एंकर्स का पाकिस्तान में ये कल्चर है, बाकी कंट्रीज़ में भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान के एंकर सीरियस नहीं है और बीबीसी और सीएनएन के एंकर्स बड़े सीरियस होते हैं। अभी पिछले दिनों इलेक्शन हुआ है यूएस का, उसमें हमने देखा होगा कि वो रोए भी हैं, वो हंसे भी हैं, उन्होंने सेलिब्रेशंस भी की हैं, वो एक दूसरे से मजाक भी करते हैं। तो ऐसे ही होता है, जैसे हम हर ईद पे अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा ड्रेस कोड यही होता है कि आपने फेस्टिविटी दिखानी है, हम दिखाएंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा जी पाकिस्तान में ईद मनाई जा रही है। क्योंकि कोई भी किसी भी दुनिया के हिस्से में बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान के किसी घर में नहीं देखने आता कि अच्छा इनका ये कल्चर है। हम बेसिकली पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं ना, वो एंटरटेनमेंट चैनल से ज़्यादा फेमस हो गए हैं पूरी दुनिया में। जो पाकिस्तान के न्यूज़ एंकर्स हैं ना, वो ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं सेलिब्रिटीज़ से। तो हम कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा कल्चर है। वो बेशक हलीमा सुल्तान का भी स्टाइल था, लेकिन वो आपको भी पता है कि हमारे पश्तून कल्चर का भी हिस्सा है, वो हमारे कश्मीरी कल्चर का भी हिस्सा है। तो मैं ईद के मौके पे अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही थी। जब आप समा में थी तो आप बार बार कहती थी कि समा बाजी ले गया। क्या आवाम तक सच्ची खबरें पहुंचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर बाजी ले जाना? समा को मैंने वाकई बड़ी बाजियाँ दिलवाई हैं। और समा एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को, क्योंकि हमारी न्यूज़ के लोगों को तो ये बात समझ आती है, आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि जैसे आपने ये चैनल बनाया, आपने इसमें कितनी मेहनत की और आज आप माशाल्लाह से सक्सेसफुल हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है द ब्लाइंड साइड, उसके इतने सब्सक्राइबर नहीं है जितने आपके सब्सक्राइबर हैं। तो जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो तो आप रजिस्टर कराते हो ना कि हम अब इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, अब हमारे इतने व्यूअर्स हैं, अब हम ऐसा काम करें। समा उस दौर में बहुत मेहनत कर रहा था। मैंने समा के रिपोर्टर्स के साथ फील्ड में काम किया है, समा के कैमरामैन के साथ काम किया है। मुझे पता है कि वो कितनी मेहनत से धूप में, पसीनों में, सर्द मौसम में वो जाके, वो सबसे पहले उनकी कोशिश होती थी कि हम ये ख़बर ले लें, हम ये इंटरव्यू कर लें, हम उनसे ये बात हमें पहले पता चल जाए। जब कोई शख्स इतनी मेहनत करता है, और जैसे आपकी फैमिली होती है, हमारी फैमिली होती है, ये जो हमारे लोग होते हैं ना, हमारी टीम होती है, हमारी फैमिली होती है, तो मुझे खुशी होती थी कि मेरी फैमिली में से किसी ने ये काम किया और सबसे पहले किया है। और उसमें ट्रैजिक न्यूज़ की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन जो हैपनिंग्स वाली ख़बरें होती हैं, जो अच्छी खबरें होती हैं, वो अगर आपका चैनल या आपका कोई फैमिली मेम्बर, मैं इनको फैमिली समझती हूँ, वो सबसे पहले लेके आए तो उसको रजिस्टर कराती थी मैं कि हमने ये सबसे पहले दी है। लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि जो सच्ची खबर है, जो मुस्तनद खबर है, वो देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ का क्रेडिट भी नहीं लेना चाहिए, हर चीज़ में एक एतदाल और एक बैलेंस रखना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कभी आपने कोई अच्छी खबर सबसे पहले दे दी है तो क्रेडिट लेने में क्या हर्ज है। न्यूज़ पढ़ते हुए कोई ऐसी गलती जिसको आप सोच के खुद भी हंसती हो?
मुझे ऐसा जितनी गलतियाँ अपनी याद नहीं है, क्योंकि मैं ना कोई फ़नी इतनी लेकिन मुझे मेरा जो सबसे बड़ा मसला है न्यूज़ पढ़ते हुए कि अगर मुझे किसी बात पे हंसी आ गई है, या मैंने कोई ख़बर में कोई फ़नी चीज़ देख लिया है, या किसी ने कोई फ़नी स्टेटमेंट बोल दिया, जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें कुछ फ़नी बोल दिया, तो मुझसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती। फिर वो पूरी हंसी ना किसी ना मतलब मैं जितना भी कंट्रोल कर लूँ ना, वो किसी ना किसी फॉर्म में या तो मेरे चेहरे पे आ जाएगी, या तो मैं हंसते हंसते कोई जुमला बोल दूँगी। तो मेरा हंसी कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है ना वो बड़ा कमज़ोर है, जैसे कहते हैं ना बारिश बरसाने वाला सिस्टम। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बाकी गलतियाँ मैं बहुत तेज़ हूँ, मुझे पता चल जाए ना मैंने ये लफ्ज़ गलत बोल दिया है तो मैं उसको ऐसे ट्विस्ट करती हूँ, या मुझे लगे कि ये मुझे आता नहीं है, मैं उसको ऐसे चेंज कर लेती हूँ कि समझ ही ना आए किसी को ये गलती हो गई। कोशिश ये करती हूँ, बाकी गलतियाँ चली जाती हैं, मैं गलतियों से पाक नहीं हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, लेकिन मैं अपनी गलतियों पे अच्छा पर्दा डाल देती हूँ। आपने बहुत से चैनल्स में काम किया जिनमें एक्सप्रेस, समाज, जियो और 92 भी शामिल थे। सबसे बुरा तजुर्बा कहाँ का रहा और क्यों? ये आपने मुझसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जब वो कोई चैनल छोड़ देते हैं तो वो इस पोजीशन में होते हैं कि बता सकें। मैंने इनके अलावा मैंने काफ़ी चैनल्स में काम किया, मैंने ARY में भी काम किया, मैंने नियो में भी काम कर लिया है, राइट नाउ मैं GNN में हूँ। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरा सबसे अच्छा तजुर्बा कहाँ रहा। वो GNN में रहा, वो समा में रहा। उसके अलावा मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा कहीं पे बुरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने सीखा, हर जगह से सीखा। जहाँ से कोई अच्छी चीज़ लगी, कोई मैनेजमेंट से प्रॉब्लम आया या कोई कलीग्स का कोई मसला हुआ, मैंने सीखा। तो जिस चीज़ से आपने कुछ सीखा और उस को आपने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके उससे फ़ायदा उठाया, तो वो बुरा कैसे हो सकता है। तो कोई भी मेरे लिए लर्निंग जब आप लर्न कर रहे हैं तो वो बुरा कैसे हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा मीडिया में काम करने का। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं, अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हर जगह पे होते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे कभी मीडिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सुना है एंकर पर्सन्स की सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं, क्या ये वाकई सच है? क्या आप भी लाखों में सैलरी लेती हैं? ये बात कोरोना आने से पहले बिल्कुल सच थी, लेकिन उसके बाद कोरोना की वजह से हमारी सैलरीज पे बड़े भारी भारी कट लगे हैं। तो अब मैं ये नहीं कह सकती, अब मैं ये कह सकती हूँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जो मिल रहा है उसमें बरकत डाले। मेरे लिए कभी भी पैसे इंपॉर्टेंट नहीं रहे। ठीक है, पैसे इंपॉर्टेंट हैं, लोग कह रहे होंगे हाँ तो फिर आप कम सैलरी में क्यों काम करें जब हमने इतने साल एक्सपीरियंस हासिल किया है और मेहनत की है, खून पसीना दिया है इसको, तो जो हमारा जायज़ हक है वो हमें मिल जाए। बाकी काम करने की जो कहते हैं ना, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मेरी प्रायोरिटीज़ में सैलरी नहीं है, मेरी प्रायोरिटीज़ में इज़्ज़त है कि आपको नेक नामी मिले, इज़्ज़त मिले, एक अच्छा इज़्ज़त वाला माहौल मिले, दैट्स इट। फिर वो कोई भी जगह हो। आप एज एन एंकर मुझे क्या टिप देना चाहेंगी? आपको मैं बल्कि आपसे टिप्स लेना चाहती हूँ मैं, क्योंकि आपने जितने अच्छे इंटरव्यूज़ किए हैं, जितने बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, और बड़े ही नहीं, आपने तो लाइक ग्रास रूट लेवल पे जाके जैसे मेहनत की है, जो होमलेस लोग थे या उसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आप गई हैं। तो मैं आपसे टिप्स लेना चाहूँगी बेटा, बच्चों से आप जितना कुछ इस एज में सीख सकते हैं ना। बच्चे हमारे वो कहते हैं ना ऐद के चालाक हो गए। मैं आपको चालाक तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप माशाल्लाह से बहुत वाइज हैं, अक्लमंद हैं। तो बाकी सिर्फ मैं आपको एक टिप दूँगी जो मैं आपको बड़ी बहन की हैसियत से दे सकती हूँ, वो ये दे सकती हूँ कि मेहनत आपने कभी नहीं छोड़नी ज़िंदगी में। कभी नहीं ये समझना कि अब तो हम इस लेवल पे आ गए, अब हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं रही, अब तो हमारा नाम ही काफ़ी है। ये कभी सोच ज़िंदगी में आने नहीं देनी। और गुरूर कभी नहीं करना। कभी आप प्रेसिडेंट भी बन जाओ ना पाकिस्तान के, मेरी दुआ है अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, बहुत कामयाबियाँ दे, तालीम के मैदान में भी जो काम करना चाहो उसमें आपके लिए कामयाबियाँ हों, लेकिन गुरूर नहीं आना चाहिए। गुरूर वो नहीं जो लोग कहते हैं ऐ तो बड़ी रूड है, वो गुरूर नहीं होता। वो कुछ लोगों के साथ आपको अपना सख्त रवैया रखना पड़ता है। और एज अ गर्ल मैं आपको ये कहूँगी आप कुछ लोगों के साथ सख्त रवैया रखें, क्योंकि अदरवाइज़ लोग आपको बहुत ईजी ले लेते हैं, लेकिन गुरूर नहीं। सब दिल में खौफ खुदा ज़रूर रहना चाहिए। कभी किसी के साथ बुरा ना करो और मेहनत करते रहो, बस दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।